टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस इन फैट फास्टिंग एंड स्टारवेशन स्टेट्स, जिसमें कि हमें बताना है लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। डिस्क्राइब हाउ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन and lipid metabolism are integrated at cellular level and at tissue or organ level with its significance, and describe the metabolic process and role of specific organ in fed, fasting and starvation states. अब अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि मैम मेटाबॉलिज्म बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं समझ में आता, इसका क्या फ़ायदा है, हम क्यों समझें। तो इसीलिए आज मैं ये कोशिश करूँगी कि उनको सिग्निफिकेंस बताऊँ मेटाबॉलिज्म का, और कौन सी मेटाबॉलिज्म होती है जब हम खाना खाए रहते हैं, जब हम फास्टिंग की कंडीशन में रहते हैं और जब हम स्टारवेशन में रहते हैं। फास्टिंग और स्टारवेशन में डिफरेंस होता है, वो मुझे शायद लगता है कि सारे बच्चों को पता होगा। फास्टिंग कुछ घंटों की होती है, ठीक है, और स्टारवेशन लंबी होती है। फास्टिंग में आप भूखे रहते हो, लेकिन आपके शरीर की मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती रहती है मोर और लेस सेम, जबकि स्टारवेशन में मेटाबॉलिक रिएक्शंस अलग तरह की होती हैं। हमारा शरीर स्टार्व्ड होता है, उसको बहुत कई दिनों स्टारवेशन की कई कंडीशंस होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़। उसमें भी क्या होता है कि हमारा जो ब्लड शुगर लेवल तो ज़्यादा होता है, लेकिन जिस टारगेट टिश्यू पे उसका रोल होता है, जहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो वहाँ तक नहीं जा पाता, तो ये भी कहलाता है स्टारवेशन। शरीर को डिमांड है ग्लूकोज की, लेकिन ये वहाँ तक नहीं जाता। ब्रेन को डिमांड है, टिश्यूज़ को डिमांड है, ठीक है। तो इसमें हम कवर करेंगे कि आपको बताएं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म आर हाउ दे आर इंटीग्रेटेड। तीनों एक दूसरे से कैसे इंटीग्रेट करते हैं, सेलुलर लेवल पे एंड टिश्यू लेवल पे करते हैं, और अलग अलग टिश्यू और ऑर्गन में फैट फास्टिंग और स्टारवेशन में क्या स्टेट्स होता है। तो पहली चीज़, मेटाबॉलिक पाथवे और कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन अकर्स साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं कि एक बार कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होगी, एक बार लिपिड होगी, एक बार प्रोटीन होगी, तीनों ही एक साथ चलती हैं। द नेटवर्क ऑफ रिएक्शन इन मेटाबॉलिज्म इज़ कोऑर्डिनेटेड, मतलब एक चीज़ की कमी है, एक चीज़ बना तो वो दूसरी जगह यूटिलाइज होगा, दूसरा बना तो तीसरी जगह, और एक जगह एक चीज़ की कमी है तो दूसरा उसको कंपनसेट करता है। दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। ईच पाथवे इज एबल टू सेंस द स्टेटस ऑफ द अदर, मतलब हर पाथवे को सेंस होता है कि दूसरे की क्या कंडीशन है, उसको मेरे प्रोडक्ट की ज़रूरत तो नहीं। आइए तो अब इसमें शुरू करते हैं हम कि ऑल द मेजर मेटाबॉलिक पाथवे डू नॉट ऑपरेट इन एवरी टिश्यू एट एनी गिवन टाइम। हाउएवर सेल्स एंड ऑर्गन्स कोऑपरेट फॉर द कॉमन गुड ऑफ द बॉडी। टुगेदर दे कंट्रोल द एवरीडे चैलेंजेस ऑफ ओवर ईटिंग, फास्टिंग एंड मस्कुलर एक्टिविटी। मतलब अगर आपने किसी दिन ज़्यादा खा लिया तो उसको स्टोर करना है, किसी दिन कम खाया तो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करना है बॉडी की एनर्जी की फॉर्म में। तो ज़रूरी नहीं कि जो मेटाबॉलिज्म एक दिन चल रही है सेम दूसरे दिन भी वही चलेगी, जी नहीं। जैसे ठंड में है आप तो शरीर उस हिसाब से काम करेगा, गर्म कंडीशन है तो उस हिसाब से काम करेगा। आप वाइटामिन्स खा रहे हो तो शरीर की एक्टिविटी चेंज होगी, आप में वाइटामिन्स की कमी है तो एक्टिविटीज़ दूसरी तरह से होंगी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल कॉमन है सबके लिए कि जो हमारे शरीर का सेंटर मॉलिक्यूल होता है वो होता है एसिटाइल CoA। चाहे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो, चाहे फैट, ठीक है, एंड प्रोडक्ट जो बनेगा वो होगा एसिटाइल CoA। जैसे प्रोटीन कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड में और बहुत सारे रिएक्शंस के बाद बनाता है एसिटाइल CoA।
और जो बचा कुचा है वो अमोनिया के फॉर्म में, वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है और यूरिया के फॉर्म में शरीर से बाहर निकल जाता है। वैसे ही कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट, ये आपको याद होगा ग्लाइकोलिसिस और टीसीए साइकिल के बीच का लिंक है ना। ग्लाइकोलिसिस जब ख़त्म होती है तो एंड प्रोडक्ट बनता है एसिटाइल कोए, और एसिटाइल कोए जो है वो जाता है टीसीए साइकिल में, ठीक है। और वैसे ही फैट में आपको याद होगा बीटा ऑक्सीडेशन, फैट कन्वर्ट होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में और बनाता है एसिटाइल कोए। तो और ये जो बना हुआ एसिटाइल कोए है, चाहे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फैट से, वो सिट्रिक एसिड साइकिल में जाता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दीज आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। Now, what is the definition of integration of metabolism? The various anabolic and catabolic pathway by which carbohydrate, lipid and proteins are processed for energy supply or for the biosynthesis of compound required by the cell are closely coordinated, and this coordination between three metabolites is called integration of metabolism. Integration of metabolism is considered at low levels, at two levels. पहला सेलुलर लेवल और दूसरा टिश्यू और ऑर्गन लेवल। इंटीग्रेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एट सेलुलर लेवल में क्या होता है? दिस इंक्लूड द डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, glycerol and amino acid at cellular level, which results in conversion of carbohydrate into fat and fat into carbohydrate. दूसरा, conversion of carbohydrate into protein and protein in carbohydrate and conversion of protein into fat. तो कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू फैट एंड फैट टू कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट मतलब मेजर कार्बोहाइड्रेट विच प्रोवाइड एनर्जी इज ग्लूकोज आर मेटाबोलाइज्ड टू पायरुवेट एंड पायरुवेट टू एसिटाइल कोए. एसिटाइल कोए इज द प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स एंड फैटी एसिड दैट आर प्रोड्यूस्ड combined with glycerol to form triacyl glycerol, ठीक है, एंड ग्लिसरॉल इज सप्लाइड फ्रॉम ग्लूकोज. प्रोपियोनिल कोए नाम सुना होगा. प्रोपियोनिल कोए कहाँ यूज होता है? टीसीए साइकिल में. इट इज अ ऑड कार्बन नंबर फैटी एसिड कन्वर्टेड टू सक्सिनाइल कोए एंड कैन बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज. ये आप अगर टीसीए साइकिल देखोगे तो समझ में आएगा. ग्लिसरॉल moiety of triacyl glycerol is converted to glucose by ग्लूकोनियोजेनेसिस. ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है आपको पता होगा आई थिंक. ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब न्यू, जेनेसिस मतलब बनना, नए ग्लूकोज का बनना. तो ग्लिसरॉल यूज होता है प्रोसेस ग्लूकोनियोजेनेसिस में. नेक्स्ट इज द कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू प्रोटीन एंड प्रोटीन इनटू कार्बोहाइड्रेट. अब आपको बताऊं, कार्बन स्केलेटन ऑफ नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स कैन बी प्रोड्यूस. देखिए इसेंशियल तो हम बाहर से लेते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड्स तो हम बाहर से लेते हैं. नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट. ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड यील्ड्स इंटरमीडिएट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल. ग्लूटामीन, ग्लूटामिक एसिड, they are converted to glucose by the process gluconeogenesis. Now conversion of protein to fat. कन्वर्जन ऑफ कार्बन स्केलेटन ऑफ ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड. अब आप ये कंफ्यूज हो गए कि ग्लूकोजेनिक, दो तरह की अमीनो एसिड्स होती हैं, ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक. तो जो ग्लूकोज के सिंथेसिस में यूज़ होती हैं वो सारी ग्लूकोजेनिक कहलाती हैं. कन्वर्जन ऑफ कार्बन स्केलेटन ऑफ ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स टू फैटी एसिड इज पॉसिबल either by the formation of pyruvate and the acetyl CoA generally. However, the net conversion of amino acid to fat is not a significant process.
नाउ वी कम ऑन द कन्वर्जन ऑफ फैट्स टू प्रोटीन। फैट प्रोटीन में कैसे कन्वर्ट कर होता है? इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ए नेट कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड टू अमीनो एसिड टू टेक प्लेस। इसमें भी आप देखेंगे अगर तो सिट्रिक एसिड साइकिल के जो इंटरमीडिएट्स हैं, यहाँ आप देखेंगे अल्फा अमीनो एसिड्स जो हैं वो ट्रांसअमीनेशन, आपको पता होगा ट्रांसअमीनेशन प्रोसेस, डीअमीनेशन प्रोसेस से अल्फा कीटोग्लूटरेट बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अमीनो एसिड यूज़ हुआ। फ्यूमरेट भी अमीनो एसिड से ही बनता है। प्रोपियोनिल कोए, ठीक है, ऑक्सलो एसीटेट, ये सारी चीज़ें सिट्रिक एसिड साइकिल में कन्वर्जन होता है अमीनो एसिड्स का ग्लूकोज में। तो सेंटर साइकिल इज द सिट्रिक एसिड साइकिल, जहाँ पे अमीनो एसिड यूटिलाइज होते हैं और धीरे धीरे कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इतना इजी नहीं होता अमीनो एसिड से फैट और ग्लूकोज बनाना। नाउ वी कम ऑन द, अभी तक सेलुलर लेवल पे थे, अब हम टिश्यू और ऑर्गन लेवल पे आएंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एट टिश्यू और ऑर्गन लेवल इंक्लूड्स द इंटर रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन टू मीट मेटाबॉलिक डिमांड फॉर द होल बॉडी। अब हम यहाँ पे पूरे शरीर की देखेंगे कि क्या डिमांड है, उस हिसाब से हमारा बॉडी में टिश्यू और ऑर्गन में मेटाबॉलिज्म होती है। तो इसके लिए लिवर, स्केलेटल मसल, एडिपोज टिश्यू, ब्रेन एंड हार्ट आर द major organs who are involved during this process. So what is the major role of liver? liver का क्या काम है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना। ड्यूरिंग द फेड स्टेट, जब आप प्रॉपरली खाए पिए हो, द लिवर टेक्स अप एक्सेस ग्लूकोज एंड स्टोर्स इट एज ग्लाइकोजन और कन्वर्ट्स इट टू फैटी एसिड। अगर आप अच्छे से खाना खा लेते हो तो एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर स्टोर कर लेता है या कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड में। जब ग्लाइकोजन का स्टोरेज प्रॉपर है तो फैटी एसिड्स बनते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर वेट कम करना है तो कार्बोहाइड्रेट डाइट कम करो। आप सोचोगे क्यों कार्बोहाइड्रेट, फैट क्यों नहीं? क्योंकि जो फैट कार्बोहाइड्रेट है वो भी अल्टीमेटली फैट में ही कन्वर्ट होता है। Whereas during fasting state, liver provides glucose for the body by the glycogenolysis. ग्लाइकोजन जो डिपॉजिट है, जब हमारा शरीर फास्टिंग कंडीशन में है तो जो डिपॉजिट एक्यूमुलेटेड ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और बॉडी ड्यूरिंग स्टारवेशन एंड सप्लाइज टू द पेरिफेरल टिश्यू एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। During the fasting state, liver provides glucose for the body by glycogenolysis and gluconeogenesis. And the liver synthesizes ketone body during starvation and supply to the peripheral tissue as the source of energy. Now we come on the role of the skeletal muscle. Skeletal muscle maintain large stores of glycogen which provide energy during exertion. जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो जो एनर्जी हमें मिलती है वो ग्लाइकोजन से मिलती है। एंड ड्यूरिंग स्टारवेशन फ्री फैटी एसिड्स एंड कीटोन, द प्रोटीन प्रेजेंट इन मसल may be used as a fuel source if no other fuel is available। मतलब जब ग्लूकोज नहीं है मसल में या फैट नहीं है तो फिर हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? प्रोटीन से। पायरुवेट विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन द स्केलेटल मसल may be converted to either lactate or alanine and transported to the liver where it is used to regenerate glucose via gluconeogenesis. Now we come on the role of adipose tissue during fed state का मतलब हम आपको बता चुके। The adipose tissue synthesizes triacylglycerol from glucose and free fatty acid। ठीक है, एडिपोज टिश्यू किसकी सिंथेसिस करती है? ट्राइएसाइलग्लिसरॉल और फ्रॉम द ग्लूकोज एंड फ्री फैटी एसिड। वेयर एज
during the fasting state, this triacylglycerol are converted to glycerol and fatty acid, which are exported to the liver and other tissues. Role of heart muscle. Heart muscle contains essentially no energy reserves and must be continuously supplied with energy from the liver and adipose tissue. मतलब हार्ट मसल किसी भी तरह के एनर्जी को रिजर्व नहीं रखता है और ये डायरेक्टली कंटिन्यूसली सप्लाई लेता है लिवर एंड एडिपोज टिश्यू से. एंड रोल ऑफ ब्रेन. ब्रेन टिश्यू नॉर्मली यूजेस ग्लूकोज एंड एक्सक्लूसिव फ्यूल. मतलब ग्लूकोज ब्रेन की एक्टिविटी के लिए तो चाहिए ही चाहिए, एक्सेप्ट ड्यूरिंग स्टार्वेशन when it can adopt to use ketone body as energy source. मतलब नॉर्मल कंडीशन में ब्रेन के लिए एनर्जी सोर्स क्या है? ग्लूकोज. लेकिन अगर आप स्टार्वेशन में है तो ग्लूकोज तो नहीं है, कीटोन बॉडीज को यूज़ करता है एज एनर्जी सोर्स. द ब्रेन कंटेन इसेंशियली नो फ्यूल रिजर्व एंड मस्ट बी कंटिन्यूसली सप्लाइड विद द फ्यूल फ्रॉम लीवर. ब्रेन और हार्ट मसल का जो है वो आपने मतलब एक जैसा है, दोनों ही एनर्जी को रिजर्व नहीं करते, डायरेक्टली लेते हैं लिवर से. दिस इज द डायग्राम. हियर यू कैन सी दैट लिवर इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी टू द मसल, टू द एडिपोज टिश्यू एंड टू द ब्रेन एंड हार्ट मसल. ओके. सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म. अब आप पूछोगे कि क्या सिग्निफिकेंस है इंटीग्रेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म का, तो ये अब हम बताते हैं. ये जब तक आप नहीं समझोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि इतनी सारी मेटाबॉलिज्म बॉडी में क्यों हो रही है. तो इंटीग्रेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंश्योर्स अ सप्लाई ऑफ सुटेबल फ्यूल फॉर ऑल द टिश्यूज एट ऑल टाइम फ्रॉम फुली फेड स्टेट टू द टोटली स्टार्व्ड स्टेट. ऐसा नहीं है कि हमने खाना खाया तो हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, या जब हम स्टार्वेशन में है या थोड़ा सा भूखे हैं तो ऐसा नहीं कि हमें हमारे शरीर की एक्टिविटीज़ रुक जाएंगी. अगर कभी हमें खाना टाइम पे नहीं मिला या कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें कि हम फेड नहीं हैं, तो ये थोड़ी है कि हमारी एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, हम काम नहीं करेंगे. तो उसको कंटिन्यूअस सप्लाई फॉर द सुटेबल फ्यूल कैसे मिलेगा ऑर्गन्स को, ये हमें इंटीग्रेशन से ही पता चलता है. Under a positive calorie balance, that is in well-fed state, a significant proportion of the food energy intake is stored as either glycogen or fat. Under negative calorie balance, मतलब in the starvation condition, fatty acids are oxidized in preference to glucose to spare glucose for these tissue that require it under all conditions. अब क्या होता है फेड कंडीशन में, तो आपको पता चल गया. व्हाट मेटाबॉलिज्म अकर ड्यूरिंग स्टार्वेशन. अब स्टार्वेशन की डेफिनेशन क्या है? स्टार्वेशन इज द डिप्राइवेशन ऑफ द फूड एंड thereby deprivation of exogenous supply of calorie to meet the energy demand of the body for basal metabolism and other activities. Starvation is not always the result of unavailability or the scarcity of food. Any medical condition which prevent consumption or utilization of available food will lead to starvation. That may be trauma, surgery, cancer, infection and malabsorption, etc. Fuel reserve of a normal healthy person कैसे होता है? A typical well-nourished 70 kg man has fuel reserve of 1600 kilocalorie in glycogen, 2400 kilocalorie in mobilized protein and 1,35,000 kilocalorie in triacylglycerols. And the energy needed for 24-hour period ranges from about 1600 kilocalorie in the basal state
to 6000 किलोकैलोरी डिपेंडेंट ऑन द एक्सटेंट ऑफ एक्टिविटी। आपकी एक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत आपको होगी। Thus, stored fuels are enough to meet caloric need in starvation for 1 to 3 months, and in case of some obese individual, much longer. Metabolic changes in well-fed state after meal or postprandial state. Now we come on the phases of starvation. Starvation दो तरह के होते हैं, short term and prolonged starvation. Short term starvation which covers a 24-hour overnight fast and can extend to 24 hour, 12 hour to 24 hour, और prolonged होता है which lasts longer than 24 hour and can be extended to several days or weeks. So in starvation the changes in metabolism are not abrupt but gradual. एक साथ नहीं होता चेंज, धीरे धीरे होता है. What happened during short term starvation? Number 1, first phase of starvation begin 4 to 5 hours after a meal. Insulin level decline and glucagon epinephrine level rises. The first priority of metabolism in starvation is to provide sufficient glucose to the brain and other tissue that are absolutely depend on glucose. Changes in carbohydrate metabolism and role of liver. क्या होता है जब शॉर्ट टर्म स्टार्वेशन होता है? आप सबको पता है कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ ग्लूकोज which comes from the liver glycogen. The liver first uses glycogenolysis. Glycogenolysis मतलब ग्लाइकोजन की लाइसिस, देन ग्लूकोनियोजेनेसिस. पहले जितना भी ग्लाइकोजन स्टोर है उसको यूज़ करते हैं, उसके बाद ग्लूकोनियोजेनेसिस करते हैं. मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, दैट मे बी प्रोटीन, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक फैट्स एक्सेट्रा, टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल. तो ऑल टोटल इंटीग्रेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म का सबसे बड़ा एम क्या है कि आपको आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ ग्लूकोज की कमी है उसको पूरा करें. एक बटन दबाएं तो दूसरा ऑन हो, दूसरा ऑफ हो तो तीसरा ऑन हो, लेकिन शरीर में और स्पेशली ब्रेन और हार्ट में ग्लूकोज की कमी ना हो. द लिवर ग्लाइकोजन इज capable of maintaining the blood glucose concentration at normal value for 8 to 12 hours. Gluconeogenesis plays an essential role in maintaining blood glucose during both short-term and prolonged starvation. What happens in protein metabolism and role of muscle? Increased proteolytic activity occurs due to decreased concentration of insulin. इंसुलिन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है. एंड ड्यूरिंग शॉर्ट टर्म स्टार्वेशन देयर इज अ रैपिड ब्रेकडाउन ऑफ मसल प्रोटीन प्रोवाइडिंग अमीनो एसिड दैट आर यूज्ड बाय द लिवर फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस. एंड द मेजर ग्लूकोनियोजेनिक अमीनो एसिड coming from the muscles are alanine and glutamine. In fat metabolism, what changes occur? And role of adipose tissue. Increased level of epinephrine stimulate breakdown of triacylglycerol of adipose tissue to free fatty acid and glycerol. Free fatty acid can be used to some tissue such as skeletal muscle as an alternative source of fuel, and glucose is spared for the brain and other glucose requiring tissue. मतलब फैटी एसिड से एनर्जी मिलने लगती है और ग्लूकोज को स्पेयर कर देते हैं फॉर ब्रेन एंड अदर टिश्यू जहाँ पे केवल ग्लूकोज यूज होता है एज एनर्जी. The glycerol derived from cleavage of triacylglycerol is a source for the synthesis of glucose by gluconeogenesis. और जो ग्लिसरॉल आता है ट्राइसाइलग्लिसरॉल से वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है. The glycerol derived from the cleavage of triacylglycerol is a source of energy. याद रखिएगा ये.
And what happened during the prolonged starvation? Adjustment of metabolism are made after 24 to 48 hours, which conserve body protein. The second priority of metabolism in starvation is to preserve protein. This is accomplished by using fatty acid and ketone body in place of glucose as a fuel. ग्लूकोज तो ख़त्म हो गया, अब कहाँ से क्या यूज़ होगा? फैटी एसिड एंड कीटोन बॉडीज़। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? द ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप फ्रॉम अबाउट 100 मिलीग्राम टू 70 मिलीग्राम। मतलब अगर आपने प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन कर लिया तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल 100 से 70 हो जाता है आफ्टर 24 आवर, बट उसके बाद फिर मेंटेन रहता है। एंड कंजर्वेशन ऑफ बॉडी प्रोटीन इज accomplished by a reduction in glucose production by gluconeogenesis. In fat metabolism, adipose tissue continues to break down its triglycerol stored to fatty acid and glycerol. Glycerol forms glucose and fatty acid converts into ketone body and provide energy. And the synthesis of ketone body from acetyl CoA increase markedly production of state of ketosis. आप पूछोगे कि कीटोसिस क्या होता है? कीटोसिस इज अ मेटाबॉलिक एडेप्शन टू स्टार्वेशन arises as a result of deficiency in available carbohydrate, and brain begins to consume appreciable amount of ketone bodies in place of glucose. प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन में ग्लूकोज की जगह कीटोन बॉडी यूज़ करने लगता है ब्रेन, एंड आफ्टर सेवरल वीक ऑफ स्टार्वेशन कीटोन बॉडीज बिकम द मेजर फ्यूल ऑफ द ब्रेन विच डिमिनिशेस द नीड ऑफ ग्लूकोज। काफ़ी दिनों तक अगर आप स्टार्वेशन में हो तो कीटोन बॉडीज़ मेजर सोर्स हो जाते हैं ब्रेन के लिए at the place of glucose. Therefore, in prolonged starvation, less muscle is degraded than in the first day of starvation and leads to preservation of protein stored to the body. And in protein metabolism, during first days of starvation, there is a rapid breakdown of muscle protein, providing amino acid, alanine and glutamine for gluconeogenesis. After several weeks, the rate of muscle breakdown decreases due to decreased need of glucose as a fuel. मतलब बहुत दिनों तक आप अगर उसमें रहते हैं स्टार्वेशन में, तो आपके बॉडी में ग्लूकोज की नीड को हटा के कीटोन बॉडी यूज़ होने लगती है. Now we come on the effect of BMR, basal metabolic rate. Apart from increase in the ratio of glucagon to insulin concentration, T3 production is reduced and this leads to decreased BMR, body temperature, pulse rate and BP. And all these lead death in the prolonged starvation. This is all about the integration of metabolism, and I hope this lecture or topic is useful for my students and they can use as the study material. See you, bye.